बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनरल इलेक्शन की जो तारीख़ का बताया गया है उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असद तूर भाई। तूर साहब, मुझे ये बताएं, बहुत सी अंदर की जो खबरें होती हैं वो आपके पास होती हैं, अक्सर आपके वीलॉग्स में देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे ये बताइए, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डेट बताई गई है इलेक्शन के हवाले से, तो क्या इस तारीख को इलेक्शन होंगे? लाजमी होंगे। लाजमी होंगे। अब अगर मगर ख़त्म है, क्योंकि चीफ जस्टिस कादिफ आइसा ने आज जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से पुश किया कि आप जाएं सदर के पास। उन्होंने लिटरली गुस्से में कहा गो गो नाउ, जाएं जाकर सदर को मिलें, उनसे इजाज़त लेके आए कि आपने सदर से मिलना है। और फिर उन्होंने कहा कि आप जो सदर से आप मुलाकात करके जो रिपोर्ट हमारे पास जमा करवाएंगे जिसमें हतमी तारीख होगी इलेक्शन की, हम फिर कोई उसमें वायरिस नहीं आगे पीछे होने देंगे, फिर उस डेट को इलेक्शन करवाएंगे, अमल दरामद करवाएंगे उस ऑर्डर के ऊपर। तो ये इतना क्लियर डायरेक्शन है। और इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीफ जस्टिस कादिफ आइसा की कोर्ट ने जिस तरह से काम किया, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की कोर्ट थी, 55 हेयरिंग्स की उन्होंने, वो इलेक्शन कमीशन से डेट नहीं ले सके। बिल्कुल, इसमें इन्होंने 2 में ले ली, दूसरी डेट पे इन्होंने बुलाया, आते ही वो उसने कहा कि डेट दे दी। ठीक है, ये भी इसी बात का सबूत है कि अब इलेक्शन कमीशन को पता था कि अब इससे आगे वो कम से कम इस कोर्ट के आगे अगर मगर नहीं कर सकते, इस कोर्ट को वो डिफाई नहीं कर सकते जिसकी अब चीफ जस्टिस कादिफ आइसा हैं। ठीक है, तो वो फिर आप देखिए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कोई आफ्टर थॉट आएगी। अच्छा, पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप बखूबी आगाह हैं कि जब भी सदर की जानिब से कोई डेट दी जाती थी या बताया जाता था तो बड़े बिंदास तरीके से ये रिजेक्ट भी करते थे और सदर की बात मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। ये तो हमारा इख्तियार है, हमने डेट देनी है, सदर का कोई काम नहीं है। तो आज किस मुँह से वापस सदर के पास जाएंगे इलेक्शन की डेट के लिए, मुशावरत के लिए? बिल्कुल। और ये आप एक चीज़ ये भी देखिए, हमारे PTI के दोस्त चीफ जस्टिस कादिफ आइसा को आज भी ट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई राय, ठीक है। उनके जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल थे, ना उनको इलेक्शन लेके दे सके, इलेक्शन की डेट लेके दे सके, ना ही प्रेसिडेंट की अथॉरिटी मनवा सके। हालांकि वन साइडेड है, पता चल रहा था कि किस साइड में क्या फैसला देने वाले हैं। वही मैं कह रहा। तो उन्हीं के PTI के ये सदर हैं आरिफ अलवी साहब। बिल्कुल, उनकी अथॉरिटी किसने मनवाई है? चीफ जस्टिस कादिफ आइसा ने। हालांकि ये वो सदर हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस कादिफ आइसा के खिलाफ सदर ने रेफरेंस दायर किया था। चीफ जस्टिस कादिफ आइसा ने अपनी कोई अंदर की अना या कोई बुग़्ज़ नहीं रखा बीच में। नो डाउट, ही सेड कि अथॉरिटी उनकी है, आप जाएं, चीज़ें अलग, प्रोफेशनली जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आइन और कानून है, ठीक है। इवन कि उन्होंने कहा भी, जब वो फैसलों का हवाला देने की कोशिश की मुख्तलिफ वकील ने, उन्होंने कहा कि हम फैसलों के नहीं, आइन के पाबंद हैं। धोखा भी बहुत ज़्यादा आज तहरीक इंसाफ के वकील को। जी, क्या आप क्या चाह रहे हैं? तो चीज़ ये है कि दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल एंड चीफ जस्टिस कादिफ आइसा। एक तरफ 55 हेयरिंग्स, एक तरफ 2 हेयरिंग्स और 3 मेंबर बेंच। वहाँ पे कहाँ पे 8 मेंबर बेंच से शुरू हुआ, वो टूटता 3 पे आकर रुका। यहाँ पे स्टार्ट ही 3 से हुआ, दूसरी हेयरिंग में डेट आपके पास है। अच्छा, एक और चीज़ से, आप खुद भी इस समाअत के दौरान कमरे अदालत में मौजूद थे, तो बार बार चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपके सदर साहब जो हैं वो तो आपके पार्टी के जो कायद थे उसको तो अपना लीडर समझते हैं, तो जाएं उनसे जाके बात करें। हाँ। तो आज ये तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से भी वो सदर की चीज़ों को ऑन करना नहीं चाह रहे थे। हाँ। थोड़ा साइड इख्तियार करके तब चीज़ों को लेकर, ये क्या वजह थी? वो देखिए, अब चीज़ ये है कि PTI भी जानती थी कि अब सदर आरिफ अलवी ने, जो कि आज कोर्ट में इस्टेब्लिश भी किया जस्टिस अतर मिल्ला और मौजूद जस्टिस कादिफ आइसा ने, कि सदर ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की इलेक्शन की डेट देने की। जो जस्टिस अतर मिल्ला थे मोजिस, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा 10 को असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हुई हैं, सदर ने 13 सितंबर को जाके क्यों खत लिखा इलेक्शन की डेट का? उनका काम था वो उसी दिन डेट देते, क्यों उन्होंने इतनी ताखीर की? तो इसका मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। ठीक है, तो PTI क्या कहती कि हाँ, हमारा सदर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है। इवन के जो अली जफर साहब थे, उन्होंने कहा कि आप रिट करें सदर को। हाँ। कि आप तारीख मुकर्रर कर दें, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। हाँ। ये इख्तियार उनके पास मौजूद है, वो अपना इख्तियार एक्सरसाइज करें, हमारे से आप क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर वो हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर क्या अच्छा लगेगा हम सदर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे होंगे?
ठीक है, या फिर अगर हम आइन के तनाजुर में इसको देखने लग जाएंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं, तो फिर क्या आर्टिकल 6 लगाएंगे? ठीक है, तो उन्होंने फिर भी आज पीटीआई को फेस सेविंग भी दी, ठीक है। अदरवाइज तो माजरत से जिस किस्म की पिटीशन थी, ये जो वो हमारी सादा जुबान में कहते हैं कि जो हाँ ये जो कट्टा खुलना था ना, वो उल्टा पीटीआई के खिलाफ ही खुल जाना था। बिल्कुल। अच्छा, दरमियान में चीफ जस्टिस ने रोका भी कि आपकी कोशिश ये है कि ये बेंच टूट जाए, आपकी नियत ये है। हाँ, वो उन्होंने कहा कि आप तो जो प्रेयर लेके आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 2 to 4 की तशरीह करें और आर्टिकल 48(5) की तशरीह करें, उन्होंने कहा कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद तो जो आइन की तशरीह होगी वो कम से कम 5 रुकनी बेंच करेगा। तो आप तो चाह रहे हैं हम इस तशरीह के चक्कर में पड़ जाए तो बेंच ही टूट जाए, और अगर बेंच टूट जाएगा तो ये तो इलेक्शन मजीद डिले हो जाएगा, और हम चाहते हैं फौरन इलेक्शन की डेट लगे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया चीफ ने कि आप जाए सदर के पास, मुशावरत करें और आज ही करें। उन्होंने कहा कि आप जाएं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बहाने खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऐवान सदर से आपको टाइम नहीं भी मिलता, आप उनके दरवाजे पर जाके दस्तक दें, वो मिल लेंगे आपको। फिर इवन के जहाँ तक वो गए, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि अगर ये नहीं करते तो आप इस मुलाकात को फैसिलिटेट करें, नो डाउट, आप सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी को कॉल करें, उनसे टाइम इनको लेके जाए और उनकी मीटिंग करवाएं और आज ये लेके आए। ये वैसे देखें, जमहूरी लोगों का काम यही होता है कि बेशुमार उनके खिलाफ, जो आपने जिक्र भी किया, मुश्किलात पैदा करने के बावजूद भी उन्होंने तमाम अना को साइड में रख के आइन और कानून की खातिर कहा कि जाएँ। उन्होंने जो कुछ किया है बेशक, लेकिन फिर भी आइन और कानून के हिसाब से एक प्रेसिडेंट का जो इज्जत एहतराम और उसके आइनी हैसियत है, उसको आप और खातिर रख के ऑन करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये वो फ़र्क है जो आज लोगों को समझ आना चाहिए कि आप अगर एक कोर्ट अपनी मॉरल अथॉरिटी लूज़ कर दे तो उसके फैसलों पर अमल दरामद भी रुक जाता है, जो कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने जब वो पीटीआई के साथ अलाइंड हो गए, एक धड़े के जजेस बिठा के फैसले देने शुरू कर दिए, तो फैसले तो आते रहे, लेकिन उन फैसलों को जो इदारे जिन्होंने अमल दरामद करना था उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंका। ठीक है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फाजिल साहब है, उन्होंने पहले दिन ही फुल कोर्ट का इजलास बुलाया, फुल कोर्ट बिठा ली, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को डिसाइड किया, सब कुछ किया, ठीक है, धड़े का तासुर ख़त्म किया कि मैं किसी धड़े का जज हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद कोर्ट की मॉरल अथॉरिटी वापस आई, तो जैसे ही वापस आई तो कहाँ पे 55 हेयरिंग्स थी, कहाँ पर 2 हेयरिंग्स में आपको डेट मिल गई। अच्छा, एक और केस भी है, बहुत बड़ा केस है, फैज़ाबाद धरने का जो केस है, उसमें क्या जो सुलतकार थे, जो हैंडलर्स थे, उनको इस कटेरे में लाकर एहतसाब का अमल आगे बढ़ाने में चीफ जस्टिस कामयाब होंगे? मुझे क्या लगता है? ये चीज़ें कल भी आपने देखा, अफसार आलम ने भी आके तमाम चीज़ें एक्सपोज करके रख दिया, मेरे ख्याल में छुपी हुई कुछ भी नहीं है। मुझे कल की हेयरिंग के बाद लगता है कि अब वो एहतसाब होगा। अच्छा। क्योंकि कल बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जस्टिस कादी फाजिल साहब ने बहुत सख्त रवैया अपनाया चेयरमैन पैमरा के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, बड़े हार्श रिमार्क्स दिए और उनकी डिग्निटी को भी कंप्रोमाइज़ किया चेयरमैन पैमरा की। लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत ज़रूरी था। वो ज़रूरी इसलिए था कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम भी जाना चाहिए था कि आप मेरे साथ नहीं खेल सकते, कि आप इधर उधर की कमेटियां बना के इधर से एक कागज इधर से दाखिल करके, हाँ वही ना, डमी काम करके ना कि मुझे खुश कर दे कि हम आपके फैसले पर सर काम कर रहे हैं, और फिर वो काम चलता रहे हैं और उसके बाद रिटायरमेंट का टाइम आ जाए और अल्लाह खैर सलाह निकल जाए। बिल्कुल। ही गेव देम अ मैसेज कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस। और फिर जो सलीम बेग साहब थे, आपको मालूम होना चाहिए, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। अच्छा, ठीक है। अफसार आलम को हटाकर उनको लाने का मतलब ही ये था कि वो उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट अपनी पीक पे चल रहा था। बिल्कुल। तो उसमें वो सारी जगहों पर अपने बंदे ला रहे थे। हाँ। तो उसमें वो आए और फिर इतना अच्छा चले कि इस हुकूमत से भी जो पीडीएम की आई, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक्सटेंशन दिलवाई। हाँ। हालांकि शूलन इस हुकूमत को तो थोड़ी देर दिखा देनी चाहिए थी ना स्पाइन के, वो कहते हैं कि भाई हम तो और लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को एक्सटेंशन दी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को ये बार बार कोर्ट में कहना कि अच्छा अफसार आलम को तो बड़ा दबाव था, आपको दबाव नहीं, तो वो इसलिए दबाव नहीं कि आप वो जो कह रहे हैं किए जा रहे हैं। हाँ। उन्हीं के कहने पे रिव्यू भी दाखिल कर रहे हैं, उन्हीं के कहने पे वापस भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये इस्टेब्लिश करके और इवन के ऑर्डर में लिखवा देना कि ये कठपुतली था किसी के हाथ में, ये दरअसल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे की फैंटी लगा के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज दे दिया गया कि अगर हम आपके बंदे के साथ ये कर सकते हैं तो अगली दफ़ा आप भी तैयार रहिएगा, बेहतर है कि वो वक्त आने से पहले इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करवाएं। दिस इज़ द मैसेज।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच असद भाई। आप लोगों ने असद भाई की गुफ्तगू सुनी और यकीनन अब देखना है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डेट्स दी जा चुकी है उस पर इलेक्शन होते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और फैज़ाबाद जो धरना केस है उसमें जो सूरतकार है, जो हैंडलर्स है, क्या वो एहतसाब के कटहरे में आकर उनसे एहतसाब होना मुमकिन नज़र आता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।